हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस। प्रियल मैम आ गई हैं एज पर द प्रॉमिस लेकर आप सभी के सामने रियल नंबर्स का पार्ट 4। हमने रियल नंबर्स ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन द प्रीवियस पार्ट हमने सीखा था कि एक नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। दैट प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे एंड आई होप मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लिया है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSA, जो आपको लास्ट टाइम मिली थी, लास्ट लेक्चर के लिए मिली थी। काफी सारे बच्चे हैं जिनका मेरे पास DM आया कि मैम एक बार DSA डिस्कस करा दीजिए, तो मतलब उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वो तो मैं वैसे भी आपको लास्ट में एक बार DSA डिस्कस करवाती ही। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ओपन कर लीजिए अपना DSA एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और जो भी बच्चे अभी क्लास मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के पास अगर अभी तक आपकी नोटबुक और पेन नहीं है, वीडियो को पॉज करो, भाग कर जाओ, नोटबुक और पेन लेकर आओ। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जो सिर्फ देख कर या सुनकर समझ में नहीं आएगा। काफी सारे बच्चे जो ऐसे आ गए हैं यहाँ पर, मैम को देख लेंगे, मैम को सुन लेंगे और चीजें समझ में आ जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से बच्चों, बट चीजें समझ में नहीं आएगी। तो एक कॉपी और एक पेन मस्ट यू मस्ट बी हैविंग, सो दैट मैं यहाँ पर जो भी चीजें सॉल्व कर रही हूँ वो सारी चीजें आप सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सबसे पहले तो हम पूरा का पूरा DSA डिस्कस करने वाले हैं एंड इफ एनीबॉडी विल बी फेसिंग एनी डाउट इन इरेशनैलिटी ऑफ नंबर, तो हम इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को भी प्रूव करके बता देंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो, अगर आपको कंफ्यूजन होगा, अगर आपको डाउट होगा, तो प्रियल मैम डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए वो भी करवा देंगी। तो श्री गणेश करें आज की क्लास का। आर वी ऑल रेडी एवरीबॉडी? कम ऑन, जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, थम्स अप दे दो। अगर हम सभी लोग तैयार हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन फास्टर, आई गेस वी ऑल आर रेडी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे बच्चों ये आ गया है। लेट्स सी हाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस अप। ये DSA का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? और एक और चीज, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों, उन बोर्ड एग्जाम में जो सेक्शन A होगा दैट विल बी एंटायरली योर MCQ, जिसमें 20 MCQs आएंगे 20 मार्क्स के। तो MCQ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें। तो स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs एज मच एज यू कैन। एक ग्रिप होनी चाहिए MCQ सॉल्व करने में। जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओगे MCQ, उतना ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। उतना ज्यादा जल्दी कॉन्सेप्ट आपको रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MCQ सॉल्व करोगे जितना ज्यादा, कॉन्सेप्ट उतनी जल्दी जल्दी क्लियर होता चला जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 864? 864 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का एक्सपोनेंट कितना है? तो सबसे पहले हमें नहीं पता, हम 864 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, वो तो हमें आता है। 864 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Here is the prime factorization of the number। बच्चों ये हमने 864 का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं दैट 864 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है। अभी अगर मैं 3 के एक्सपोनेंट की बात करूं तो कितने 3 मुझे यहाँ पर मिले? हाउ, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इज नॉट करेक्ट, 3 इज द करेक्ट आंसर। विल से ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो, पूरा सोल्यूशन देखो किस तरीके से सॉल्व किया। कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है, प्रियल मैम इज देयर टू क्लियर इट अप। मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। फास्टर, क्विकर क्विकर क्विकर, जल्दी से पूछिए अगर कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कोई अटक रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीवन फास्टर। आई होप सभी को समझ में आ गया। मैं साइड हो जाती हूँ। एक बार फैक्टराइजेशन देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया और बस हमने कैलकुलेट कर लिया, बस काउंट कर लिया कि हाउ मेनी एक्सपोनेंट्स ऑफ 3 आर देयर? 3 3s आर कमिंग, 3 3s आर कमिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 864। दैट्स व्हाई विल से द एक्सपोनेंट ऑफ 3 विल बी
3 in the given question. Is it clear to everyone? आगे बढ़ जाएं. Shall we move towards the next part? I hope सभी को समझ में आ गया है, कोई दुख तकलीफ नहीं है. If you wanna note it down, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर. एक्सप्रेस 10010 एज प्राइम फैक्टर्स. बहुत ही इजी है. क्या करना है आपको? 10010 को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है. हाउ वी विल गोइंग टू एक्सप्रेस इट? कुछ भी नहीं है बच्चों, बस आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन करो और देखो विच इज द करेक्ट ऑप्शन आउट हियर. 10010 when you are going to factorize it. जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग. ओके माय बैड. आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चों. आई गॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉल. वो बहुत इंपॉर्टेंट था. डिलीवरी पर्सन वाज राइट देयर, लाइक राइट इनसाइड द, राइट डाउन टू द बिल्डिंग. वो नीचे खड़ा हुआ था तो मुझे कॉल रिसीव करना था. चलो, वी वर राइट हियर. क्या था हमारे पास? हमने इसको डिवाइड किया 5005. ओके, अब ये किससे जाएगा? वी कैन डिवाइडेड बाय 11. 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, 14 7 9 7 1. दिस इज हाउ वी डिड द प्राइम फैक्टराइजेशन. इस तरीके से हमने पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन किया. अब यहाँ पर देखो आप, 10010 कैन बी रिटन एज 2 into 5 into 11 into 13 into 7. अब लेट्स सी विच कॉम्बिनेशन इज राइट हियर. कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है? 2 into 5 into 7 into 11 into 13. फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ नोट डाउन कर लो. फास्टर एवरीबॉडी. अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है जल्दी से नोट इट डाउन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमने किस तरीके से इसको शो किया एक बार अच्छे से लिख लीजिए. अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप. एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्टर. आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया. किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? श्योर? परफेक्ट. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर. व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? 2. स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है आपका 4. राइट. और अगर हम यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? HCF पूछा जा रहा है. व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर only and only divisible by themselves और by 1. तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2. कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 और मोर फैक्टर्स. जो 2 से ज्यादा फैक्टर से डिविजिबल हो जाएं वो आपके, वो क्या होता है? वो आपके
कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं, राइट एवरीबॉडी। तो अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। अगर मैं इनके HCF की बात करूं बेटा, अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो व्हाट विल बी द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कैन बी रिटन एज 2 into 1, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 2 into 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है यहाँ पर, 2 और 1। तो HCF विल बी व्हाट, 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 2 बच्चों। कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज हाउ वी डिड। ये एक ऐसा क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एक कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 2 एवरीवन। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो कि हमारा 4 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द LCM, सॉरी द HCF, LCM की बात नहीं कर रहे हैं, HCF of the given number will be equal to 2. This is how you have done it. एक बार लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता दो, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। कम ऑन, जल्दी जल्दी से बता दो, अगर कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कोई डाउट है तो मैं अभी आप सभी का डाउट ऐसे क्लियर कर देती हूँ फटाक से। जल्दी से कंफर्मेशन दे दो अगर समझ में आ गया है तो। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन जस्ट गिव मी द थम्स अप, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप अगेन फास्टर एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए, लाइव चैट में लिखिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। ओके, चलिए, here is the next question. What is the next question saying? What, write a rational number between root 5 and root 6. root 5 और root 6 के बीच का आपको rational number लिखना है। तो root 5 कितना होता है बेटा आपका, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा कुछ रूट 6 का वैल्यू होता है और ऐसा कुछ रूट 5 का वैल्यू होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैम हमें तो नहीं याद है रूट 5 का वैल्यू क्या है, रूट 6 का वैल्यू क्या है। तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा इरेशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा बिटवीन दिस रूट 5 एंड रूट 6, हम कैसे कैलकुलेट कर लें। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, और ये बताओ कि आपका जो रूट 4 होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2, राइट और नॉट। फिर रूट 4 के बाद आता है आपका रूट 9 जो कि आपका 3 के इक्वल होता है, हाँ या ना, ये बता दो पहले तो आप। रूट 4 की वैल्यू तो आपको पता है, 5 की नहीं पता, 6 की नहीं पता, छोड़ दो, किसकी वैल्यू पता है उसके बारे में बात करते हैं। रूट 4 की वैल्यू पता है आपको 2 होती है, रूट 9 की वैल्यू पता है आपको 3 होती है, राइट एवरीवन। अब ये जो हमारे रूट 5 और रूट 6 है, दे आर लाइंग बिटवीन देम। ये जो रूट 5 और रूट 6 है ये रूट 4 के तो बाद आएंगे, हाँ या ना बताओ। ये जो रूट 5 और रूट 6 है दे विल कम राइट आफ्टर रूट 4। रूट 4 के बाद ये आएगा रूट 5, रूट 6, रूट 9 के बाद तो नहीं आ रहा है। मतलब अगर रूट 4 की वैल्यू 2 है, रूट 9 की वैल्यू 3 है और 9 से तो बड़े रूट्स है ही नहीं है, तो मतलब 3 में तो वो जाएगा ही नहीं। जो हमारे रूट 5 और रूट 6 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे दे विल बी बिटवीन 2 एंड 3। 3 से सारे नंबर्स छोटे होंगे, 2 से सारे नंबर्स बड़े होंगे, हाँ या ना। 3 से सारे नंबर्स छोटे होंगे क्योंकि 3 क्या है, रूट 9 के इक्वल है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, रूट 5 और रूट 6 के, मतलब बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर हमें पिक कर रहा है। तो देखो 3 से बड़ा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा क्योंकि रूट 4 के बाद आ रहा है, तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 5 रूट 6 रूट 4 के बाद आ रहे हैं, मतलब 1 से, मतलब 1 होगा नहीं, हमेशा वो 2 से बड़ा ही होगा आपका नंबर। 4 तक तो जा ही नहीं सकता क्योंकि रूट 16 के बाद जितने भी आएंगे, 7 रूट 17 रूट 18 रूट 19, उन सब की वैल्यूज होंगी आपकी 4 के से ज्यादा। तो विच इज द करेक्ट वन, 2.31, दिस माइट बी अ कॉमा, ओके दिस इज, हाँ 2.31232, दिस इज समथिंग विच इज कमिंग। ये आपका एक ऐसा रैशनल नंबर है विच विल गोना लाई बिटवीन रूट 5 एंड रूट 6। समझ में आई कहानी या नहीं, एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं है वैल्यू क्या है, समझ रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है वैल्यू क्या है,
√5 की वैल्यू क्या है, √6 की वैल्यू, तो किसी को मतलब मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि आप याद करो √5 की वैल्यू क्या है, √6 की वैल्यू क्या है, आप बस थोड़ा सा माइंड यूज करो, आपको पता है √4 क्या है, √9 क्या है, देन √16 क्या है, √25 क्या है, तो इनके आसपास के आप एस्टिमेट कर सकते हो कि जो भी आसपास के रूट्स होंगे वो पर्टिकुलर किस नंबर के आसपास लाए करेंगे। समझ में आ रही है कहानी? हाँ ना, यस नो, जल्दी से बता दो। Is it clear to everyone? Any confusions, any doubts आप मुझसे पूछ सकते हैं। I would just love to clear that up, everybody. कुछ अटक रहा है, कुछ फंस रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ, अभी क्लियर कर देते हैं आप सभी के कंफ्यूजन्स को। एवरीवन जल्दी जल्दी से बताइए, कम ऑन। आई होप सभी को समझ आ गई है कहानी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, राइट? आगे बढ़े, कैन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? अगर हाँ तो मुझे थोड़े से थम्स अप चाहिए चैट बॉक्स में, जिससे कि मुझे पता चल जाए दैट यस इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कम ऑन, आई होप सभी को समझ में आ गया। चलिए तो फिर नेक्स्ट वन इज हियर, इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है और हमें नहीं पता, हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। साफ साफ गिवन है P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे और ज्यादा क्लियर आपको चीजें समझ में आएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, P की वैल्यू मैंने 5 ले ली, 5 इज अ प्राइम नंबर हमें पता है, और Q की वैल्यू मैंने 7 ले ली, 7 भी मेरा प्राइम नंबर है, ये भी मुझे पता है। अब जरा बताओ 5 एंड 7 का HCF क्या होगा? खुद से बताओ जरा। 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 1, 7 को क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 1। वॉट इज द HCF कमिंग? दैट इज इक्वल टू 1। मतलब आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो, P, Q, X, Y, T, R, any प्राइम नंबर, अगर हम उसके HCF की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देन HCF विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। HCF जो होगा वो हमेशा और हमेशा 1 के इक्वल होगा। कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कुछ फंस रहा है तो आप पूछिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। एवरीवन एक बार ध्यान से देख लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता व्हाट टू से, व्हाट टू आंसर। सो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू आंसर इट। आप अगर आपसे बोला गया है कि कोई भी आपके पास दो प्राइम नंबर्स है, अगर उनका HCF कैलकुलेट करना है तो आपके दो प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 हो रहा है, दो प्राइम नंबर्स उनका HCF हमेशा और हमेशा आपका 1 के इक्वल रहेगा। समझ में आ रही है कहानी? कुछ अटक रहा है तो बता दो फटाक से, कम ऑन। कुछ अटक रहा है तो बता दीजिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। समझ में आ रही है कहानी? कुछ कंफ्यूजन नहीं, कुछ डाउट नहीं, पक्का श्योर? वेल डन। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर चीजें समझ में आ जाएंगी, दैट हाउ वी हैव सॉल्व दिस। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। ठीक है, ओके चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द LCM ऑफ P एंड Q? अब यहाँ पर LCM की बात की जा रही है बच्चों। अगर हमारे पास P एंड Q टू प्राइम नंबर्स है तो वही ले लेते हैं। P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। लेट एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। लेट P इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं एंड Q इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं 5 का फैक्टराइजेशन करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 1। मैं 7 का फैक्टराइजेशन करूंगी तो 7 इंटू 1। व्हाट विल बी द LCM बच्चों? 5 इंटू 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 35। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो प्राइम नंबर्स है और अगर आप उनका LCM निकाल रहे हो तो आपको उन दोनों नंबर्स को कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, आपका LCM आ जाएगा।
दोबारा से रिपीट कर रही हूं, अगर आपके पास कोई भी दो प्राइम नंबर्स हैं एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दोस टू प्राइम नंबर्स, देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दोस टू नंबर्स, विल गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। बस जो चीज ध्यान में रखनी है, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो उन दो प्राइम नंबर्स को अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो उन दोनों प्राइम नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, you will get the LCM of those two numbers, that's it, simple सीधी सी कहानी, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कुछ डाउट नहीं है, कुछ अगर अटक रहा है तो बता दो, I would love to clear that up, everyone come on जल्दी से बता दो। आई होप सभी को समझ में आ गया है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। एंड इफ यू हैवंट नोटेड डाउन येट, अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया है, जल्दी से जाइए इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये सही है या नहीं, इज इट करेक्ट और नॉट। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। You have to be make one thing very clear कि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कभी कभी आपको कंफ्यूज भी बहुत इजीली कर सकते हैं, they can confuse you very easily। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है that you guys are solving it up correctly, okay? आगे बढ़े, shall we move towards the next part, yes or no, come on जल्दी से बता दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो फिर come on, if it is clear जल्दी से बता दो, समझ में आ गया है तो। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एचसीएफ एंड एलसीएम प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि एलसीएम के ऊपर बेस्ड किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एचसीएफ के ऊपर बेस्ड हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इन अ स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स एंड इन सीनियर सेक्शन इज 1 आवर। जूनियर सेक्शन में जो क्लास हो रही है ना, जो पीरियड का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 40 मिनट्स है और सीनियर क्लास में 1 आवर है। इफ द फर्स्ट बेल फॉर द ईच सेक्शन रिंग्स एट 9 AM, अगर दोनों की बेल 9 बजे बजती है एक साथ, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट व्हेन विल बी द टू बेल्स रिंग टुगेदर अगेन। अब वापस से वो दोनों बेल्स एक साथ कब रिंग करेंगी, तो हमें एक कॉमन टाइम निकालना है, लोएस्ट कॉमन टाइम निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे। तो जूनियर सेक्शन में बेल बजती है आपकी 40 मिनट्स में, सीनियर सेक्शन में बेल बजती है आपकी 60 मिनट्स में। 1 आवर को मैं 60 मिनट्स लिख सकती हूँ, राइट और नॉट। इफ आई फाइंड द एलसीएम फॉर 40 and 60, व्हाट आई विल बी गेटिंग बच्चों, अगर मैं 40 और 60 का एलसीएम कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल बी गेटिंग 40 के फैक्टर्स कर दो फटाक से, ठीक है। अगर मैं 40 के फैक्टर्स लिखूं तो 2 क्यूब इंटू 5 और 60 के फैक्टर्स लिखूं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम विल बी योर 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 120 मिनट्स। मतलब 120 मिनट्स बाद वो बेल दोबारा से रिंग करेगी, मतलब 120 मिनट्स बाद वो बेल दोबारा रिंग करेगी। तो 120 मिनट बाद वो बेल दोबारा रिंग करेगी, इसका क्या मतलब है कि 120 मिनट्स बोले तो 2 आवर्स, 120 मिनट्स बोले तो 2 आवर्स। पहली फर्स्ट बेल जो रिंग करी थी वो 9 AM पे रिंग करी थी, राइट। तो फिर सेकेंड बेल कब रिंग करेगी, 9 AM प्लस 2 आवर्स, दैट इज 9 मतलब 11 AM पर।
नेक्स्ट बेल जो रिंग करेगी बच्चों वो 11 AM पर बेल रिंग करेगी। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है तो आप मेरे से पूछिए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नोट कर लो, मैम साइड हो जाती हैं, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने किस तरीके से एलसीएम कैलकुलेट किया। अब 120, अब बच्चे देखेंगे कि यार 120 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, 120 नहीं आ रहा तो मतलब मैंने कहीं कुछ गलती करी है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा था कि किस टाइम पर वो दोनों बेल्स दोबारा से रिंग करेंगी, तो 120 मिनट्स का मतलब होता है 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, 1 आवर प्लस 1 आवर, दैट इज 2 आवर। तो 9 AM में अगर मैं 2 घंटे ऐड कर दूं तो 10 और फिर 11, तो 11 बजे वो दोनों बेल्स दोबारा से रिंग करेंगी। स्टूडेंट समझ में आ रही है कहानी? Come on, faster. Come on, faster. If anyone is having any sort of doubt, आप मेरे से पूछिए. I would love to clear that up. Come on. जल्दी जल्दी से, मैं आपकी चार्ज देख रही हूँ, कहीं कुछ अटक रहा है तो बता दो. Come on. आई होप सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है हमने। हियर वी गो, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF ऑफ 56, 96 एंड 404। HCF ऑफ 56, 96 and 404. How we are going to calculate this up, everyone? Let's start doing that up. HCF हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 56 के फैक्टर्स कर लेते हैं। फिर आ जाओ 96 पर। नेक्स्ट इज 404। ठीक है, अब सारे फैक्टर्स में लिख लेती हूँ। 56 के फैक्टर्स लिखने कितने आ गए हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 96 के फैक्टर्स कर लिए हमने, कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 404 के फैक्टर्स हमने कर लिए, कितने आ गए? 2 इंटू 101। अब हमारे पास हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो 2 2 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो बेटा, दैट विल बी दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट विल बी दी HCF। तो HCF कितना हो जाएगा? दैट इज 2, बिकॉज ये 2 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों के तीनों गिवन नंबर्स में कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। विल से ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। इफ देयर इज एनी इशू, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट तो जल्दी से बता दीजिए। I would love to clear that up, everyone. जल्दी जल्दी से बता दो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे बताइए। I would love to clear that up, everyone. I hope सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। If you guys wanna note it down, please note down कर लीजिए। This is something very very important जो कि आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है? चले आगे बढ़े। Shall we move towards the next part now? Shall we move towards the next part now, everyone? चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। And here we have the next one. Find the value of HCF into LCM for the number 183 and 30। इसमें तो आपको HCF और LCM निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों कोई जरूरत नहीं है बच्चों? क्यों हमें HCF और LCM नहीं निकालना है? Why we don't find the LCM and HCF in this given question? Because of, क्योंकि हमें पता है HCF into LCM is equal to product of two numbers,
HCF into LCM is equal to product of two numbers everyone। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, HCF into LCM कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF into LCM हमें कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज 183 into 3। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे into 30 तो कितना हो जाएगा, 3 3 से 9 4 से 24 कैरी 2 3 1 से 3 4 5 5490। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। सो विल से ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 5490। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू कैलकुलेट दिस अप। कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीवन। कहीं भी कुछ अटक रहा है, कहीं भी कोई डाउट है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। कभी भी HCF इंटू LCM हमें कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इक्वल होते हैं आपके HCF इंटू LCM के। समझ में आ गई कहानी? कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। एवरीवन ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 51 अपॉन 1500? 51 अपॉन, ओके 50, जस्ट अ मिनट, 51 अपॉन 1500 के लिए क्या ट्रू नहीं है? क्या पूछा गया है? 51 अपॉन 1500 के लिए ट्रू क्या नहीं है? तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, एक 0 लगाएंगे, एक 0 से काम नहीं चलेगा, एक और हमें 0 लगाना पड़ेगा, राइट? एक और 0 लगाएंगे तभी जाके कोई बात बनेगी, हाँ या ना? 4500 600 आ गया ना। अगेन हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नाउ 4 0 आ जाएगा। मतलब कितना आया हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज 0.034। ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना आया, दैट इज 0। रिमाइंडर भी हमारे पास 0 आ गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो हमें पता चल गया। और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि हमने डिवाइड करके देख लिया। तो अभी देखो जरा, इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये सही बात है, ये सच बात है, ट्रू। हमें बताना है नॉट ट्रू। क्या स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है जो कि ट्रू नहीं है? इसके लिए इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये गलत है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज हैविंग द टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये वाला जो ऑप्शन है, दिस सीम्स टू बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज आस्किंग, क्योंकि इट इज नॉट हैविंग अ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। हमें यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करा है। इट इज अ रैशनल नंबर व्हिच टर्मिनेट्स आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बिल्कुल सही बात है। इट्स डिनोमिनेटर इज लोएस्ट फॉर्म वाज अ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम बोलेंगे, मतलब ये सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये वाला नहीं है, दैट इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion। 51 upon 1500 is having the terminating decimal expansion। समझ में आई कहानी? क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का? श्योर एवरीबॉडी? जल्दी से बता दीजिए सभी को समझ में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू। एंजॉय रक्षाबंधन एज मच एज यू कैन। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। सी या, बाय।